हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनके नियम क्या होते हैं, ये सब देखेंगे। फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टेंस और मॉडल वर्ब्स और वर्ब्स, इन सब का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। यानी कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है ना, मॉडल वर्ब के बेसिक्स नियम जो है, यानी कि कौन से मॉडल वर्ब को कब कैसे लिखा जाता है और कैसे उसमें वर्ब, खास तौर से किस में कौन सी वर्ब आती है। क्योंकि एक्टिव का मतलब ये, जो टेंस में अभी तक हमने जितना ही पढ़ा वो एक्टिव वॉइस था। अब हमको पेसिव करना है, यानी एक्टिव से पेसिव बनाना है। तो एक्टिव जितना भी कुछ अभी तक हमने टेंस, वर्ब और मॉडल वर्ब में पढ़ा है, वो सारा एक्टिव वॉइस के हिसाब से पढ़ा है। अब हमको ये देखना है कि एक्टिव से पेसिव कैसे बनाएंगे। तो पहले एक्टिव का ज्ञान होगा तभी हम पेसिव बना पाएंगे। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे टेंस से, मॉडल के और वर्ब के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लें, उनके बेसिक नियमों को अच्छे से समझ लें। फिर आपको पेसिव बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। वैसे भी फ्रेंड, ये मान के चलिए कि ये सबसे आसान चैप्टर है पूरी ग्रामर का। एक्टिव पैसिव बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो जिसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, जो मेरा अनुभव है, वो है ट्रांसलेशन। एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव तो बना लेते हैं बच्चे, लेकिन जब अर्थ की बात आती है तो अधिकांश बच्चे सही अर्थ नहीं निकाल पाते। वो एक टूटा फूटा एक अंदाजा लगा के अर्थ तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो एक सही अर्थ होना चाहिए, सटीक, वो नहीं निकाल पाते। तो ये दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि अर्थ कैसे निकालना है और इन्हें बनाना कैसे। फ्रेंड्स, शुरुआत जो हम कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहला काम तो यही है कि हमको ये पता हो कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो पहला काम तो हमको यही करना है कि क्या होता है एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है, क्यों कहते हैं इसको ऐसा। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड, तो एक सेंटेंस लिखा है सी मेक्स टी। ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह चाय बनाती है। वह चाय बनाती है, ये इसका हिंदी में अनुवाद। अब यहाँ फ्रेंड देखें तो एक क्रिया हो रही है बनाने की, बनाती है। तो कौन बनाता है? वह बनाती है। सब्जेक्ट जो है वो क्रिया कर रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिया करता है। वह चाय बनाती है तो चाय पर क्रिया होगी, ठीक है ना। क्रिया हो रही है बनाने की और करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज एक्टिव। जब सब्जेक्ट सक्रिय होता है ना, जब सब्जेक्ट सक्रिय होता है यानी सब्जेक्ट क्रिया करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिया करता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि जब कोई क्रिया हो रही है और क्रिया को करने वाला आप पूछे कि कौन कर रहा है, जैसे वह चाय बनाती है, कौन बनाता है? वह। तो वह जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है। ऐसे सभी सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे कि माँ टिफिन तैयार करती है, बैंक ग्राहकों को लोन देता है, सरकार जनता को मुफ्त अनाज देती है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे हजारों सेंटेंस हो सकते हैं किसी भी टेंस में। तो आप आसानी से उस सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस।
अब फ्रेंड इस सेंटेंस को आप देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। टी इज मेड बाय हर, ये मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जब आप पैसेज पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो यूजुअली ये हिस्सा जो है ये नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो इतने हिस्से से ही हमको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है और इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए। फिलहाल की डेट में हम मान के चलें कि ये ऐसा लिखा है, टी इज मेड बाय हर। अब इसको हिंदी में अनुवाद करें तो अर्थ निकलेगा चाय बनाई जाती है। चाय बनाई जाती है, उसके द्वारा इसका कोई महत्व नहीं है। ये अगर होए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक अर्थ निकालने की बात है, यानी जब भी कभी आप पैसेज पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी पढ़ें, तो इतना ही रहता है। ये बाय बहुत कम ही मिलेगा आपको। अब इसको समझें स्ट्रक्चर के हिसाब से। चाय बनाई जाती है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टी, ये सब्जेक्ट। तो बनाने की जो क्रिया हो रही है ये कर कौन रहा है? सब्जेक्ट तो क्रिया कर नहीं सकता, सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया हो रही है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। चाय बनाई जाती है तो बनाने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे आप देखें तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट निष्क्रिय है। निष्क्रिय कोई कहते हैं फ्रेंड पैसिव। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि उल्टा होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। यहां आप देखिए तो वह चाय बनाती है तो वह क्रिया कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाय उसके द्वारा बनाई जाती, उल्टा हो रहा है। ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट क्या है? निष्क्रिय। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता, उल्टा होता है यहाँ पे, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस में लिखे गए। फ्रेंड्स, बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में, हर जगह अगर मान के चलें कि एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, उसमें 100 सेंटेंस लिखे तो आप गौर से देखना तो उसमें आपको 60% से ज़्यादा सेंटेंस पैसिव में मिलेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस से कहीं ज़्यादा पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। केवल इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी किया जाता है। जैसे अभी जो मैंने बोला कि किया जाता है, ये भी पैसिव। खाना परोसा जा रहा है, बच्चों को पढ़ा दिया गया है, मकान खरीद लिया गया है, कार खरीदी जाएगी, राशन बांटा जाएगा, युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये सारे पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड, जब कभी कभी आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम एक्टिव वॉइस में ही बात कह सकते हैं तो पैसिव लिखा ही क्यों जाता है? क्यों लिखते हैं पैसिव? तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब ये बताने की जरूरत नहीं होती कि क्रिया करने वाला कौन है। क्रिया करने वाला या तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, वो महत्वहीन है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते नहीं है कि जरूरत है उसको बताने की। जैसे अपन बोलें कि खाना परोसा जा रहा है तो परसने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? तो ये महत्वहीन है, हमको कोई मतलब नहीं है इससे कौन परस रहा है। चाय बना दी गई है, कौन ने बनाई? इससे हमको कोई मतलब नहीं है किसने बनाई, नौकर ने बनाई, चपरासी ने बनाई, किसी और ने बनाई। महत्वहीन है ये बताना कि कौन क्रिया कर रहा है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? ये सब जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाता है, यानी बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है।
ऐसी स्थिति होती है जब ये बताने की जरूरत ही नहीं होती कि क्रिया करने वाला कौन है, क्योंकि ये सब जानते हैं। जैसे अपन बोलें कि सड़कें बनाई जाएंगी, कौन बनाएगा? सरकार, सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। मुफ्त राशन बांटा जाएगा, कौन बांटेगा? सरकार बांटेगी, और कौन बांटेगा? ठीक है ना। ग्रामीणों को या किसानों को लोन दिया जाएगा, कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? तो या तो इसका कोई महत्व नहीं है कि कौन क्रिया कर रहा है, या इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बोलें कि सैकड़ों लोगों को नौकरी दी जाएगी, कौन देगा? सरकार ही दे सकती है, जरूरत नहीं बताने की। मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया है, कौन ने करा? डॉक्टर करता है, बताने की क्या जरूरत है इसमें? ठीक है ना। आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, कौन दे रहा है? टीचर देगा, और कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? टीचर। तो या तो जरूरत ही नहीं है, या उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है। हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों जगह हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। बल्कि मैंने जैसे बताया कि पैसिव वॉइस का ज्यादा उपयोग होता है बजाय एक्टिव वॉइस के। फ्रेंड, हमने देखा कि शी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। इसका पैसिव हो गया टी इज मेड बाय हर, उसके द्वारा चाय बनाई जाती है। दे आर सर्विंग फूड, वे भोजन परोस रहे हैं। फूड इज बीइंग सर्व्ड बाय देम, भोजन उनके द्वारा परोसा जा रहा है। ये तो हो गया एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कैसे बनाया जाता है। अब इसका तरीका क्या होता है, यानी इसके नियम क्या होते हैं, यानी कैसे बनाया जाता है एक्टिव से पैसिव। कोई एक सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया है, उसे पैसिव बनाना, तो कैसे करते हैं? तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, अदला बदली कर दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो सब्जेक्ट था ये पीछे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी अदला बदली करना है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो। देखिए यहां भी ऐसे ही हो रहा है, फूड आगे आ गया और दे पीछे चला गया। ऐसे ही सारे सेंटेंस में, सारे टेंस में, सभी जगह ऐसे होता है। पहला काम तो हमको ये करना, अदला बदली करना है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, पैसिव वॉइस कहीं भी किसी भी सेंटेंस का और किसी भी टेंस का बनाए, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। जैसे यहां आप देखें तो ये भी थर्ड है। ये देखिए, सर्व था, सर्विंग, सर्विंग की जगह कर दिया सर्व्ड, थर्ड फॉर्म। यहाँ मेक था, मेड कर दिया, ये भी थर्ड फॉर्म। तो ये गांठ बांध के रख लीजिए आप कुछ चीज़ों को। एक तो हमें अदला बदली करना है, यानी आगे का पीछे, पीछे का आगे। दूसरा, पैसिव वॉइस में हमेशा, चाहे कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, हमेशा ही थर्ड आएगी, चाहे कोई भी सेंटेंस। तो देखिए यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, और इसके नीचे जो आएगा वो भी थर्ड है, सब जगह थर्ड आएगी। तो इससे फ्रेंड होगा क्या, अभी क्या होता है कि जैसे एक्टिव वॉइस है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इससे हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ इज़ के बाद V1 + ing आ रही है, इससे हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेकंड फॉर्म आ रही हो, जैसे अपन बोले कि ही बिल्ट अ डैम, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए अलग अलग वर्ब से ही तो हम टेंस को पहचान रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म आ गई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज़ के बाद V1 + ing आ गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड फॉर्म आ गई यानी पास्ट इंडेफिनिट, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म से हम टेंस पहचान रहे हैं। अब पैसिव में क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ भी थर्ड आएगी, यहाँ भी थर्ड आएगी,
इसका जब पेसिव बनाएंगे तो यहाँ भी थर्ड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि सब जगह थर्ड आएगी, हर टेंस और हर सेंटेंस में ही थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप कैसे पहचानेंगे? बस यही है फ्रेंड एक्टिव पैसिव का सबसे बड़ा सार कह लें या ट्रिक कह लें। अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो जिंदगी में कभी भी आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए, तो इसमें एक ही चीज जो अलग से जोड़ी है मैंने, वो है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। इससे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव है। यहाँ देखिए इज एम आर तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन बीइंग साथ में आ रहा है। इससे मैंने पहचान लिया कि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, अ डैम वाज बिल्ट बाय, ही का हो जाएगा हिम। अ डैम वाज बिल्ट बाय हिम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। थर्ड फॉर्म तो सब जगह आना है, ये वाज के बाद आ रही है। इससे मैं पहचान लूंगा कि ये पास्ट इंडेफिनाइट। यानी जो आप देखें तो सारे जितने भी सेंटेंस हैं इनमें एक ही चीज अलग अलग है। इसमें केवल इज एम आर आ रहा है, इसमें इज एम आर के बाद बीइंग आ रहा है, इसमें वाज वर आ रहा है। ठीक है ना? तो एक ही चीज है जो बदल रही है और जिससे कि हमको टेंस पहचानना है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। यहां आप देखें ये हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। पैसिव में तो थर्ड फॉर्म वैसे भी आती है, यहां भी थर्ड आएगी। तो पहचानेंगे कैसे? देखिए यहाँ हैड के साथ बीन और जुड़ गया, हैड बीन सोल्ड, ये पैसिव हो गया। तो आप देखें तो बदलने वाली जो एकमात्र चीज है वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने ये पहचान लिया कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में, तो बस बाकी तो सब देखिए एक ही है। ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया, ये थर्ड होना ही है हमेशा। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का खेल है। अगर इतना सा हमने याद कर लिया तो आप मान के चलो कि जिंदगी में कभी भी आपको दोबारा टेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहचान लें तो हम एक्टिव से पैसिव और चाहे पैसिव से एक्टिव ये बहुत आसानी से बना सकते। सबसे पहली चीज तो होती है पहचानना कि भाई ये अगर इस तरह से लिखा है तो ये कौन सा टेंस है और ये एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव के सारे नियम हम टेंस के वीडियो में देख चुके हैं, अब हम पैसिव को देख रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। फ्रेंड एक्टिव से पैसिव बनाना है ना। इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। ये पीछे जाएगा, ये आगे आएगा, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट पीछे जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब कोई सा भी टेंस हो, आंख मूंद करके थर्ड फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड ही आना है हमेशा। अब एकमात्र चीज जो यहाँ पे आएगी वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो पैसिव बनाना हमारा चुटकियों का काम हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमें इंडेफिनाइट का सेंटेंस है और उसका पैसिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला टेंस यानी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। ठीक है ना? देखिए इंडेफिनाइट का हमको पैसिव बनाना, जैसे मान के चलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है और उसका हमको पैसिव बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर।
बाकी तो सब सेम है, थर्ड फॉर्म आना ही आना है। आगे पीछे करेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे और इस्तेमाल लगा देंगे तो हो गया पैसिव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना है तो सहायक क्रिया नहीं बदलेंगे, यहाँ भी इस्तेमाल आएगी जैसे यहाँ आ रही है, तो फिर दोनों एक से हो जाएंगे। तो अलग करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूअस की पहचान ही होती V1 प्लस ING। अब यहाँ क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो फिर क्या करते हैं, अलग से बीइंग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है कंटिन्यूअस का पैसिव। परफेक्ट में परफेक्ट का बनाना है तो क्या करेंगे, इसके आगे वाला टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है अकेला, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन आता है, तो बस यहाँ की सहायक क्रिया उठा के यहाँ ले आए, यानी अलग से हमको क्या करना है, केवल बीन जोड़ना है। हैज हैव लिखा है तो हैज बीन या हैव बीन कर देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर। बहुत सिंपल है फ्रेंड, एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। इंडेफिनाइट का बनाना है तो इसके आगे वाले टेंस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। परफेक्ट का बनाना है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लग जाएगी। कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ दीजिए, बस हो गया काम। और इसका बनता ही नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। सेम पास्ट में रहेगा, देखिए पास्ट इंडेफिनाइट का बनाना है तो पास्ट कंटिन्यूअस की लगा दीजिए। पास्ट परफेक्ट का बनाना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगा दीजिए, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का बनाना है तो वही रहेगी सहायक क्रिया बीइंग और जोड़ दीजिए अलग से, हो गया काम। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस की लग जाएगी, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की लग जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता, और ये तीनों ही नहीं बनते, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों, इन तीनों का पैसिव नहीं बनता। तो एक तो ये नहीं बनता फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीन ये नहीं बनते। टोटल 12 होते हैं, 12 में से केवल 8 का ही पैसिव बनता है। और ये ट्रिक अगर याद कर लिया आपने तो जिंदगी में आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से चुटकियों में आप बना लेंगे इसको। फ्रेंड ये तो हमने एक बेसिक तरीका देखा, आगे पीछे कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, और उसकी सहायक क्रिया का मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इनको कैसे बनाते हैं और फिर अर्थ कैसे निकलता है। शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो एक्टिव वॉइस रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सी मेक्स टी, तो मेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी कि ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब पैसिव में क्या करते हैं, देखिए वही अदला बदली कर देंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। मुख्य क्रिया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड हो जाती है, हमेशा ही होती है पैसिव में। अब हमको करना क्या है, इंडेफिनाइट के आगे वाला टेंस जो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज ए मार, बस हो गया पैसिव। बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे सी टीचेस चिल्ड्रन, यानी कि वह बच्चों को पढ़ाती है। देखिए सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट, अदला बदली कर दी, ये आगे आ गया, ये सी जो है ये पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो फ्रेंड हम कर रहे हैं, जैसे आई है तो उसको मी कर देते हैं, है ना। जैसे सी है तो इसको हर कर दिया, है ना। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो प्रोनाउन का वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी एक टेबल बनवाई है। एक साइड यहाँ लिखे सब्जेक्टिव केस, यानी जब सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और एक साइड लिखा ऑब्जेक्टिव केस, जब इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे सी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो हर लिखा जाता है। तो ये पूरी टेबल और इसको पूरा डिस्कस किया गया है प्रोनाउन के चैप्टर में, आप प्रोनाउन के वीडियो देख लीजिए
तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि सी का हर क्यों हो गया। तो ये जो मुख्य क्रिया थी ये हो गई थर्ड फॉर्म टॉट, और चिल्ड्रन क्योंकि बहुवचन है तो आर लगा दिया। हिंदी में इसका जो मतलब है कि वह बच्चों को पढ़ाती है। पैसिव में इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके द्वारा। ये मैंने बाद में इसलिए बोला है कि फ्रेंड ये चीज प्रैक्टिकली नहीं होती। ज्यादातर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना ही लिखा रहता है चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज होती ही नहीं है लिखने पढ़ने में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा ताकि आप इतने हिस्से से ही सीखें कि अर्थ कैसे निकालना। यानी कि किसी जगह जो है इतना ही लिखा है तो हमको पढ़ के अर्थ निकालना आना चाहिए। चिल्ड्रन आर टॉट, बस इतना ही लिखा है तो इसका मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुषमा राइड्स द स्कूटी। राइड रोड रिडन, टू व्हीलर जब चलाते हैं तो उसको राइड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि सुषमा स्कूटी चलाती है। देखिए ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया। राइड की थर्ड फॉर्म हो गई रिडन, है ना, और ये एक वचन है तो इज आ गया। तो स्कूटी इज रिडन बाय सुषमा, स्कूटी चलाई जाती सुषमा के द्वारा। आप हिंदी में अर्थ लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सब कुछ है, बनाने में कुछ नहीं है फ्रेंड। 5वीं क्लास का बच्चा भी इतना अगर आप ढंग से समझा देंगे तो बना लेगा। आगे पीछे करके थर्ड फॉर्म ही तो लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना, बस हो गया काम। बनाना कठिन नहीं है, अर्थ निकालना आ गया तो सब कुछ आ गया। आप स्कूटी चलाई जाती है सुषमा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, शी डज नॉट, देखिए निगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस जो होता है फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एक्टिव वॉइस, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टेंस के वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारे नियम मिल जाएंगे कि कैसे क्या बनाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो एक्टिव वॉइस रहता है इसमें डू डज लगाते हैं निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। वह पैसा नहीं कमाती है, बनाने का तरीका तो वही रहेगा। देखिए ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया, ये थर्ड फॉर्म कर दिया, है ना, जैसे अभी बना रहे थे वैसे ही बनाना। यहाँ भी इज एम आर ही आएगा, और नॉट लगाया तो नॉट और लगा दिया बस। तो कोई बहुत अलग काम नहीं करना, तरीका तो वही है, आगे पीछे ये थर्ड फॉर्म। तो जैसा अफर्मेटिव बना रहे थे वैसे ही बनाना। अफर्मेटिव में भी तो हम इज एम आर लगा रहे थे। अब इतना ध्यान रखना है कि ये डू डज नहीं लगाया जाता। पैसिव वॉइस में डू डज नहीं लगाया जाता, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक सहायक क्रिया है इज, है ना, पहले से एक सहायक क्रिया इज एम आर, इसलिए डू डज नहीं लगाया जाता। यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं थी, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि अलग से एक सहायक क्रिया लगाई जाए। तो केवल इतना से याद रखना आपको कि पैसिव वॉइस में डू डज नहीं आता। हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ है कि वह पैसा नहीं कमाती, इसका अर्थ है कि पैसा नहीं कमाया जाता है उसके द्वारा, पैसा नहीं कमाया जाता है उसके द्वारा। वी डू नॉट वॉच द मूवीज, हम मूवीज नहीं देखते। मूवीज यानी पिक्चर, सिनेमा, कुछ भी कहलाए, हम मूवीज नहीं देखते। देखिए आगे, ये पीछे, ये थर्ड फॉर्म हो गई। ये बहुवचन है तो आर लगा दिया, यहाँ नॉट लगाया तो यहाँ भी नॉट लगा दिया, है ना। मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय, वी का हो जाएगा अस। मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय अस,
यानी मूवीज नहीं देखी जाती हैं, ये चीज को हमको याद रखना है। पैसा नहीं कमाया जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है कि अर्थ कैसे निकलता है। मूवीज नहीं देखी जाती हैं। ठीक है ना। चिल्ड्रन डोंट ड्राइव द कार। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। फर्स्ट फॉर्म होती है ड्राइव, सेकंड होती है ड्रॉव और थर्ड होती है ड्रिवन। तो देखिए ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया और ये थर्ड फॉर्म कर दिया ड्रिवन। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आप कार, एक वचन है तो इज लगाएंगे। चिल्ड्रन डू नॉट ड्राइव द कार। बच्चे कार नहीं चलाते। द कार इज नॉट ड्रिवन बाय चिल्ड्रन। कार नहीं चलाई जाती है बच्चों के द्वारा। कार नहीं चलाई जाती है, बस ये सीखना है मेन हमको, अर्थ निकालना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डू यू बीट स्टूडेंट्स। देखिए डू लगा दिया, सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया को लिख दिया, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। अंत में क्वेश्चन मार्क भी आता है। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू होगा और अंत में वही क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना, ये हो जाता है इंटेरोगेटिव। अब इसका मतलब है कि क्या आप छात्रों को पीटते हैं। क्या आप छात्रों को पीटते हैं, है ना। अभी देखिए इसको बनाने का तरीका मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था। जब भी कभी इंटेरोगेटिव बनाना है तो इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, यानी ये मान के चलिए कि डू है ही नहीं। कोई सा भी सेंटेंस, सहायक क्रिया को आप भूल जाइए। अब आपके लिए अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव बना ले रही है कैसे, या आगे ये पीछे चला गया, ये थर्ड फॉर्म हो गई। स्टूडेंट्स बहुवचन है तो यहाँ पे हमने आर लगा दिया, अफर्मेटिव बना लिया। कैसे, स्टूडेंट्स आर बीटन बाय यू। फिर से समझ लीजिए कि ये सहायक क्रिया को भूल जाइए, है ही नहीं। ये अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है ही नहीं। तो ये आगे, ये पीछे और ये हो गई थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनेगा, स्टूडेंट्स आर बीटन बाय यू, अफर्मेटिव बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो जैसे यहाँ पे डू सहायक क्रिया पहले आ रही है, ऐसे ये जो आर है इसको उठा के हम आगे ले आए। यहां से उठा के आप आर को आगे ले आए, ठीक है ना। तो पहले अफर्मेटिव बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया को उठा के हम सबसे पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ है कि क्या आप छात्रों को पीटते हैं। इसका मतलब हो जाएगा क्या छात्रों को पीटा जाता है आपके द्वारा। क्या छात्रों को पीटा जाता है आपके द्वारा। डज सी चीट पीपुल, सेम वही है। देखिए इंटेरोगेटिव है, इतना ऐसा छोड़ दीजिए। अफर्मेटिव हो गया, ये पीछे ये आगे और ये हो गई थर्ड फॉर्म, है ना। अफर्मेटिव बना लिया तो क्या हो जाएगा, पीपुल आर चीटेड बाय हर। पीपुल आर चीटेड बाय हर, अफर्मेटिव बना लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये जो आर है इसको हमने यहां से उठा के यहां पे कर दिया, यानी सबसे पहले लिख दिया, क्योंकि यहां भी सहायक क्रिया पहले आ रही है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि यहां भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आर पीपुल चीटेड बाय हर, यानी क्या लोगों को ठगा जाता है उसके द्वारा। इसका मतलब है कि क्या वह लोगों को ठगती है। क्या वह लोगों को ठगती है। क्या लोगों को ठगा जाता है आपके द्वारा, सॉरी उसके द्वारा। क्या लोगों को ठगा जाता है उसके द्वारा। आइए फ्रेंड अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। जैसे ये दिया है, व्हाई डज दे सेल फेक प्रोडक्ट्स। वाई मतलब होता है क्यों,
देव नकली सामान क्यों बेचता है? देव नकली सामान क्यों बेचता है? ये हो गया अर्थ। अब बनाना कैसे, देखिए बहुत आसान तरीका। ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इतना दोनों को छोड़ दो, आपकी ये है ही नहीं। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को आप भूल जाइए, हटा दीजिए, है ही नहीं, मान के चलिए नहीं है। अब ये अफर्मेटिव हो गया, देखिए सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव हो गया। इतना हटा दीजिए। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आगे, ये सब्जेक्ट चला गया पीछे, और ये जो वर्ब थी ये हो गई थर्ड फॉर्म। यानी कि हमको क्या करना है, अफर्मेटिव मान करके बना लेना। अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, फेक प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय देव। फेक प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय देव, ये हमने अफर्मेटिव बना लिया। अब क्या करना है फ्रेंड, हमको जैसे यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ भी वाई लिख दीजिए, सेम ऐसे कैसे। यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आ रही है, तो ये जो सहायक क्रिया है इसको उठा के आप यहाँ ले आइए। ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन वर्ड और सहायक क्रिया को छोड़ करके जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको अफर्मेटिव लगेगा, तो अफर्मेटिव बना लीजिए। और बाद में क्या करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो वैसे का वैसा लिख दो आप, सहायक क्रिया को उठा के आगे ले आओ, तो ये बन गया। देखिए आपका क्वेश्चन, इससे कभी भी आपका आगे पीछे नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना, देव नकली सामान क्यों बेचता है? वाई आर फेक प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय देव। नकली सामान क्यों बेचे जाते हैं देव के द्वारा? नकली सामान क्यों बेचे जाते हैं देव के द्वारा? सेम ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना हिस्सा छोड़ दीजिए। वेयर डू दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू चिल्ड्रन। वे बच्चों को मिठाई कहाँ बांटते हैं? कहाँ बांटते हैं, इतना हिस्सा छोड़ दिया आपने। देखिए अब ये दे जो है ये पीछे चला गया, देखिए यहाँ आ गया। ये जो है स्वीट्स, ये आगे चला गया, ये थर्ड फॉर्म हो गई डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, अदला बदली करना है। देखिए दे, ये आ गया पीछे दैम, स्वीट्स वे बांटते हैं मिठाई, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो स्वीट्स आगे आ गया। ठीक है ना, ये आगे ये पीछे, ये वर्ब जो थी इसको थर्ड फॉर्म कर दिया, तो स्वीट्स और अफर्मेटिव बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन। ये ऐसे कैसा आ जाएगा, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन, और दे का हो गया बाय देम। ठीक है ना, यानी आप समझ गए मेरी बात कि अफर्मेटिव मान करके बना लेना। बस इतना करने के बाद फिर कुछ नहीं है। देखिए जैसे यहाँ वेयर लिखा था ऐसे यहाँ वेयर लिख दीजिए। जैसे यहाँ सहायक क्रिया पहले आ रही है, ऐसे यहाँ से उठा के सहायक क्रिया को पहले लिख दीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये तरीके से आप अगर करेंगे तो कभी भी आपका आगे पीछे नहीं होगा। जैसे मैंने देखा कि जो आगे लाना था वो, यानी इसका पूरा सीक्वेंस ही बदल देते हैं, वर्ब कहीं बीच में आ गई, कोई आगे आ गई, कोई पीछे आ गई, और वो पूरा बेकार हो जाता है सेंटेंस। सिंपल तरीका है, कोई भी हो, अफर्म इंटेरोगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, आप हमेशा अफर्मेटिव मान करके बना लीजिए। और बाद में जैसे इंटेरोगेटिव है तो सहायक क्रिया को पहले ले आइए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड वैसे का वैसा आ जाता है। जैसे यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई आ जाएगा, यहाँ वेयर है तो यहाँ भी वेयर आ जाएगा, हाउ है हाउ आ जाएगा, वैन है तो वैन आ जाएगा, है ना। वे बच्चों को मिठाई कहाँ बांटते हैं? बच्चों को मिठाई कहाँ बांटी जाती है? उनके द्वारा। फ्रेंड्स एक्टिव पैसिव जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत 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 आसान है।
इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही कठिन चीज़ रहती है, वो है अर्थ निकालना। यानी कि जब आप कहीं भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखें तो उसे आपको हिंदी में क्या उसका सटीक अर्थ निकल रहा है वो पहचानना आना चाहिए। थोड़ा सा कठिन और हो जाता है जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश जब बनाते हैं तो कई बार हमको बनाना तो होता है पैसिव में और लिख देते हैं एक्टिव में, तो अर्थ का वो अनर्थ हो जाता है पूरा। ये चीज़ें भी हम देखेंगे जब ट्रांसलेशन को हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। इंग्लिश से हिंदी तो हम देख ही रहे हैं जब पैसेज कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं।